इसके लिए एक अवेयरनेस सेशन यूरोलॉजी कैंप के हवाले से कि व्हाट वी शुड ऑल नो यूरिन, प्रोस्टेट एंड किडनी प्रॉब्लम्स के हवाले से कोई 20 से 25 मिनट की एक प्रेजेंटेशन है, जिसके लिए मैं दावत दूंगा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन खान साहिब, जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं यूके में, डॉर्चेस्टर में। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ यहाँ की इंतज़ामिया का, जिसने दोबारा मुझे मौका दिया, क्योंकि एक दफ़ा मैं पहले भी आ चुका था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो चीज़ सबसे ज़्यादा हम लेके जाते हैं वो मुजरिदों की दुआएं होती हैं, जो कि हमें शायद वहाँ नसीब नहीं होती हैं। मैंने पिछली दफ़ा एक टॉपिक प्रेजेंट किया था और उसकी काफ़ी पज़ीराई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस मौके पे मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक प्रेजेंट करूँ जो कि आम यूरोलॉजी से रिलेटेड हैं, और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में अगर इल्म होता भी है तो ज़रा कम होता है, और जो इल्म होता है वो कभी कभी गलत होता है। इसमें जो चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ उसके अंदर बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपको भी क्लियर हो जाएंगी, कि जो पेशाब में खून का आना, पेशाब मुश्किल से आना या पेशाब की जुमला अमराज उसमें शामिल हैं, पत्थर गुर्दे में जो बन जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए और उसको कैसे इसका इलाज होना चाहिए, ये मैं इसकी तफसील में जाऊँगा एक एक करके। इसके अलावा ख़वातीन के कुछ मसाइल होते हैं जिसमें अक्सर अपना पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उसके बारे में भी मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा मैं। और इसके अलावा मर्दों के अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है उसके बारे में भी बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा मैं। और आखिर में जो नौजवान होते हैं उनके अंदर कुछ शर्मा शर्मी होती है और वो कुछ चीज़ें बयान नहीं कर सकते, और उसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ें उठाते हैं बाद में, वो मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के टॉपिक्स हैं जिसमें उम्मीद है कि हर एक को कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह हम उसमें कुछ लेकर जाएंगे अपने साथ। सबसे पहले जो खून का आना है पेशाब के अंदर, अगर एक दफ़ा भी खून आए तो उसको आप कभी भी नॉन सीरियसली ना लें, बल्कि उसको फ़ौरी तौर पे इसकी आप जो है तवज्जो से जाके डॉक्टर से मिलें और उसके बारे में तहकीकात कराएं। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में ये आता है कि मरीज़ ने कभी एक दफ़ा खून को देखा और उसने उसको ये कहा कि मैंने रात को कुछ गर्म ग़िज़ा खा ली थी, उसकी वजह से खून हमारे पेशाब में खून आ गया। ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों ने अपने ब्लड जो नहीं पेशाब के अंदर जो खून आना था उसको बड़ी कम अहमियत दी, और बाद में अपने कैंसर को उन्होंने 6 महीने 8 महीने लेट कर दिया। तो कभी भी किसी को पेशाब में खून आए तो आप उसको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से मशवरा करें, अपने तौर पे उसका इलाज ना करें। और दूसरी बात यह कि आप डॉक्टर से मशवरा करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने यानी किसी और ताल्लुक़दारों से मशवरा ना करें, क्योंकि वो इस चीज़ के माहिर नहीं होते। पेशाब में खून का आना जो होता है वो कभी दर्द के साथ होता है, कभी बग़ैर दर्द के होता है। दोनों सूरतों में डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। कुछ की अलामात जो होती हैं वो ये होता है कि उसमें जलन होती है, उसमें बार बार पेशाब का आना शामिल होता है, तो वो ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होता है। लेकिन स्टिल कैंसर के अंदर भी ये चीज़ें शामिल होती हैं। उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है कि हम यूरिन का टेस्ट करते हैं, उसको कल्चर कराते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरे करते हैं हम, और एक्सरे करने के बाद फाइनली जो है वो सिस्टोस्कोपी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे मैं अफजल कालून साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो रिसेंटली अपने साथ 2 फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप ले आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत यानी यूज़फुल रही इस कैंप के अंदर भी, और बाद में भी इंशाअल्लाह यूज़फुल रहेंगी, कि उसमें मरीज़ को बेहोश किए बगैर सुन करके हम उसके मसाने का मायना कर लेते हैं, और वो इसके लिए यानी फ़ाइनल इन्वेस्टिगेशन है। अगर उसमें हर चीज़ क्लियर है तो हम मरीज़ को कहते हैं कि तुम कोई मुश्किल नहीं है, तुम अब आसानी से अपने बाकी तसल्ली से वक्त गुजार सकते हो। लेकिन खून का आना एक बुनियादी चीज़ है जिसको ज़रूर तवज्जो के साथ देखना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग जो है उसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है कैंसर के साथ। आपने ज़रूर सुना होगा कि फेफड़ों का कैंसर होता है, लेकिन मसाने का कैंसर भी बहुत कॉमन है, और इसी वजह से मैंने ये स्लाइड ख़ास तौर पे रखी है कि अगर आपको पेशाब का खून नज़र आए पेशाब के अंदर तो हमेशा उसको जो है तवज्जो से देखें। सिगरेट के 2 और बहुत मुज़िर असरात हैं, फेफड़ों का कैंसर, मसाने का कैंसर, गुर्दे का कैंसर और मर्दाना कमज़ोरी।
मर्दाना कमज़ोरी का जिक्र मैंने लास्ट टाइम भी किया था, लेकिन ये इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। पेशाब का मुश्किल से आना, बार बार आना, रात को उठना। अक्सर लोगों से मैं जब पूछता हूँ तो कहते हैं जी पेशाब बिल्कुल ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि रात को कितनी दफ़ा उठते हैं, कहते हैं जी 2-3 दफ़ा उठते हैं पेशाब के लिए। तो 2-3 दफ़ा उठना जो है वो एक अर्ली साइन है कि उनका प्रोस्टेट या तो बढ़ गया है या उनको पेशाब की जुमला अमराज मौजूद हैं। इसलिए इस चीज़ को आप उसकी तशख़ीस हो जाती है, उसको इलाज हो जाता है, तो इसमें कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं है। एक चीज़ जो बहुत अहम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर अल्ट्रासाउंड के अंदर ये लिखा होता है कि प्रोस्टेट जो है वो 30 ग्राम है, 40 ग्राम है, 50 ग्राम है। उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देता हूँ जो मैं अक्सर अपने मरीज़ों को भी देता हूँ कि मेरी दाढ़ी के बाल अगर इस उम्र में सफ़ेद हुए हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन अगर ये 20 साल की उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं तो इसमें कुछ मसला था। इसी तरह प्रोस्टेट का बढ़ जाना 40 साल की उम्र में बिल्कुल नॉर्मल है, 50 साल, 60 साल, 70 साल बिल्कुल नॉर्मल है। इसीलिए उसका साइज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी भी वजह से और वो कहते हैं जी इसका 50 ग्राम प्रोस्टेट है, उससे बजाय ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेशाब कितनी दफ़ा के लिए जाते हैं, आपकी धार कैसी है, आपको पेशाब बार बार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, आपको जो है पेशाब रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते, अचानक पेशाब की हाजत तो नहीं हो जाती। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ जो नौजवानों में मैंने देखी वो ये देखी कि उनके अंदर प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ता, लेकिन उनके अंदर पेशाब की नाली में नर्विंग हो जाती है, जिसे हम लोग स्ट्रिक्चर कहते हैं। ये इसकी जो कॉमन वजूहात हैं अनफॉर्चुनेटली वो यानी जिनसी ताल्लुकात के होने की वजह से होती है, और सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से भी हो जाता है, लेकिन जो जिनसी ताल्लुकात में की वजह से होते हैं उसके अंदर ज़्यादा तकलीफ़देह होता है क्योंकि स्ट्रक्चर ज़्यादा डेंस होते हैं, उनका इलाज करना ज़्यादा मुश्किल होता है और आदमी की सारी ज़िंदगी इसके अंदर परेशानी में गुजर जाती है। ऑब्वियसली मैं इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आदमी अल्लाह ताला इस चीज़ से महफूज रखे सबको और इस चीज़ में एहतियात करे। स्टोन्स, कभी कभी पेशाब की नाली में या मसाने में आके पत्थर बन जाते हैं और उसकी वजह से भी जो है वो पेशाब में खून भी आ सकता है और इसके अलावा पेशाब की तकलीफ़ भी हो जाती हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है वो उस चीज़ की तशख़ीस करें। कभी कभी ऐसा देखने में आया कि पत्थर जो है वो ख़ास तौर पे जो 50-60 साल के लोग हैं उनके मसाने में पत्थर है, वो सिर्फ पत्थर का इलाज करा लेते हैं लेकिन प्रोस्टेट का इलाज नहीं कराते। वो गलत, वो सही नहीं है, बल्कि पत्थर बनने की वजह ही प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट का इलाज भी साथ साथ होना चाहिए। और हमने कोशिश की इस कैंप में कि जहाँ पे पत्थर मिले वहाँ पे हमने प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन कर दिया साथ साथ और मरीज़ को बताया, एक्सप्लेन किया पूरी तरह। इसके अंदर मैं इन चीज़ों की तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत बेसिकली टेक्निकल चीज़ें, लेकिन यूरिन का टेस्ट होना, अल्ट्रासाउंड का होना और फाइनली सिस्टोस्कोपी जो मैंने अभी पहले बयान की कि हम लोकल में कर लेते हैं, 5 मिनट में वो हो जाती है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद मिल जाती है। ये बड़ा अहम मसला है, यानी अक्सर जगहों पे आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि जी कतरे की तकलीफ़ हो गई है हमें, मतलब वो यानी लोग बेचारे, बल्कि मैंने ख़ास तौर पे जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो बेचारों को मैंने बड़ी तकलीफ़ में लोगों को देखा कि उन्होंने टिश्यू पेपर लपेटा हुआ होता है, कोई स्पेशल कपड़े लपेटे हुए होते हैं और काफ़ी यानी परेशानी होती है। तो मैंने कहा मैं इस टॉपिक पे एक स्लाइड पेश कर दूं ताकि उसमें आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और आप लोगों को उसको समझने में भी आसानी हो जाएगी। इसे कहते हैं मिल्किंग ऑफ द यूरेथ्रा। मतलब अगर आप इसकी तस्वीर में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि मिल्किंग ऑफ यूरेथ्रा से क्या मतलब है। ये सब लोग कर सकते हैं, यानी नौजवान भी कर सकते हैं, अधेड़ उम्र के लोग भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। और वो करना कैसे होता है कि वो पेशाब की नाली के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से से शुरू कर उसको आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रब करके आगे तक लेके आना होता है और इसको मिल्किंग ऑफ यूरेथ्रा कहा जाता है। इसमें मकसद ये होता है कि जो आखिरी 2-3 कचरे 4 कचरे रह गए हैं उनको आप अपने हाथ से बाहर निकाल लें। जैसे आप गाय या भैंस की मिल्किंग करते हैं तो उसके थनों को प्रेस करके आप दूध निकालते हैं, तो उसी तरह की ये चीज़ है। और इसके बाद आपका जो यानी जो यूरेथ्रा है उसके अंदर जो भी कतरे होंगे वो खारिज हो जाएंगे और आप इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी फ़र्क महसूस करेंगे। ये चीज़ काफ़ी कॉमन है और इस चीज़ को यानी अगर आप इस तरह यानी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। स्टोन्स यानी बहुत कॉमन है और मेरी अपनी ज़्यादा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन भी है
ये बनते गुर्दे में हैं, उसके बाद नीचे गिरते हैं पेशाब की नाली में, फिर आके कहीं रुक जाते हैं या मसाने में आ जाते हैं, मसाने से फिर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन शदीद तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। इसके दर्द के बारे में कहा जाता है कि ये लेबर पेन की तरह का दर्द होता है। अक्सर अगर ख़वातीन आती हैं हमारे पास तो हमसे पूछ लेते हैं कि अगर आपके बच्चे हुए हैं और ये दर्द उसी नौयत का था, तो वो फ़ौरन कहते हैं कि उससे भी शदीद था ये। तो बेसिकली दर्द की नौयत बड़ी शदीद होती है, अचानक उठता है। और उसमें एक चीज़ जो अहम है, जिसके बारे में आपकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ, कि जो दर्द वाले पत्थर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। कुछ पत्थर बड़े खामोशी से बैठे रहते हैं, वो आपके गुर्दों को ख़राब कर देते हैं, और आपको उससे पता लगता है जब गुर्दे ख़राब हो चुके होते हैं। आप बहुत सारे हजरात ऐसे बैठे होंगे जिनको कभी बताया गया होगा कि उनके गुर्दे में पथरी है, उसके बाद उन्होंने उसके बाद तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि उसके बाद उनको दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो गुर्दे में पथरी अभी भी मौजूद होगी, अभी भी बढ़ रही होगी और अभी भी गुर्दे को ख़राब कर रही होगी। तो मेरी आप लोग सबसे गुजारिश है कि अगर किसी के इल्म में है कि उसके गुर्दे में पथरी थी, तो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि उसका इलाज मौजूद है और बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है आजकल। दर्द की अलामत किस तरह की होती हैं, जो तस्वीर में लग रहा है आपके सामने है। एक चीज़ जो आम लोगों के लिए बहुत अहम होगी या ज़रूरी होगी कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं, मतलब 10-12 साल के, 14 साल के, वो अब पेट में दर्द की शिकायत करते हैं। वो उसकी वजह पथरी भी हो सकती है, उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन उसकी एक और अहम वजह होती है जो कि अक्सर मिस हो जाती है, कि उनका जो खसिया या टेस्टिस होता है वो मुड़ जाता है, वो बल खा जाता है। और हमने ऐसे वाक़यात, ऑब्वियसली हमारी फील्ड है, तो हमने बहुत दफ़ा देखे हैं कि मरीज़ अस्पताल में आया, बच्चा था, लड़का था, देखने वाली लेडी डॉक्टर थी, उसने उसके बस शर्मा शर्मी में नहीं बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसने उसको एग्जामिन भी सही तरह नहीं किया। वो बच्चा या लड़का जो था वो वापस चला गया। एक दिन बाद वापस आया तो उसका वो टेस्टिस जो था वो ख़राब हो चुका था, उसको फिर हमें ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। तो ये ज़हन में रखें कि बच्चों के अंदर या किसी भी उम्र के अंदर, यानी मेरी 13वें में जो मैंने सबसे बड़ा आदमी ऑपरेट किया है जिसका खसिया जो था वो बल खा गया था, वो 44 साल का था, 44 ईयर्स का था। फिर मैंने किसी और से बात की तो उसने कहा कि मैंने 54 ईयर्स के आदमी को भी ऑपरेट किया जिसका ये साथ ये हुआ है। तो ये बच्चों के साथ रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी उम्र में इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है रिलेटिवली। और उसकी जो अलामत होती है वो मैं इसलिए ख़ास तौर पर बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस का सेशन है, और इसी में मैं चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो कि दर्द शदीद होता है, उसके साथ मतली होती है, उल्टियाँ आती हैं, अगर उल्टी ना भी आए तो दर्द शदीद होता है और अचानक उठता है। वो उसका ताल्लुक़ किसी गेम से नहीं है, उसका ताल्लुक़ किसी स्पोर्ट्स से नहीं है। अचानक सोफ़े पे बैठा होगा आदमी या कुर्सी पे बैठा कंप्यूटर पे कुछ कर रहा होगा और दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये आप अपने बच्चों को, अपने पोतों को, सबको एक्सप्लेन करें कि ऐसी कोई सिचुएशन तो फ़ौरन बताया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ताकि उसको देखा जा सके। यानी ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें एक और चीज़ जो मैंने काफ़ी शिद्दत से महसूस की कि 24 घंटे का पेशाब, पथरी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ अब, कि पथरी के अंदर 24 घंटे का पेशाब बहुत कम चेक किया जाता है। हालांकि उसकी काफ़ी इंडिकेशन है कि अगर हमें पता लग जाए कि ये पथरी क्यों बन रही है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं दवाइयों के ज़रिए, उसकी वजह मालूम हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी को पथरी एक दफ़ा बनती है तो उसको हम 24 घंटे का पेशाब टेस्ट करने के लिए नहीं कहते, ये रिकमेंडेशन नहीं है हमारी, यानी एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट। लेकिन अगर किसी बच्चे को पथरी बनती है या किसी का एक गुर्दा मौजूद है और उसको पथरी बनती है, या बार बार पथरी बनती है, या दोनों तरफ पथरी बनती है, तो उसका 24 घंटे का पेशाब ज़रूर टेस्ट होना चाहिए। उसके अंदर 3-4 चीज़ें जो हम चेक करते हैं और उसके बाद हम फैसला करते हैं कि इसको कौन सी दवाई देनी चाहिए। और जब ये अब करते हैं तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि इसमें ये नुकसानात थे, तो उसको ट्रीट किया जाए। डाइटरी एडवाइस ये काफ़ी अहम है, क्योंकि पथरी यहाँ पे बहुत कॉमन है कि आप क्या क्या चीज़ें खाएं और क्या क्या चीज़ें ना खाएं पथरी से बचने के लिए। जो चीज़ बहुत अच्छी है वो मैं आपको पहले बता दूं कि नींबू का रस जो होता है वो उसमें सिट्रेट बहुत होता है और उसकी वजह से पथरी बनने के इम्कानात कम हो जाते हैं। और उसको आप कम से कम एक नींबू नहीं, दिन में कम से कम 3 से 4 नींबू इस्तेमाल करने चाहिए। पानी में निचोड़ के पिएँ, लेकिन उसमें चीनी या नमक नहीं मिलाना, क्योंकि चीनी और नमक मिलाने की सूरत में उसके जो अच्छे असरात हैं वो ग़ज़ाइल हो जाएंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अक्सर लोग कहते हैं कि पानी हम बहुत पीते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे अच्छा क्राइटेरिया है वो ये है कि आप पेशाब के रंग को देखें
कि किस रंग का पेशाब आ रहा है। अगर वो आपका पेशाब का रंग अभी भी बहुत गाढ़ा पीला है या बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो रंग बदला हुआ है, तो पानी की मिकदार और बढ़ा दें, क्योंकि कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है। पसीना आने की वजह से ज़्यादातर पसीने में पानी निकल जाता है, वो पेशाब के ज़रिए नहीं निकलता। तो ये एक बड़ा बेसिक क्राइटेरिया है कि आप अपने पेशाब के रंग को देखें और अगर किसी को पथरी है और उसके हिसाब से फैसला करें कि कितना पानी पीना चाहिए। इसके अलावा गोश्त, मछली और चिकन का इस्तेमाल पत्थर बनने की वजह है। आजकल के ज़माने में गोश्त, मछली और चिकन का इस्तेमाल पत्थरी बनने की वजह है। हम लोग दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं गोश्त वगैरह, उसकी वजह से पत्थर बन जाते हैं। दूसरा, चीनी और नमक का इस्तेमाल से पथरी बनती है। अगर आप किसी को पथरी है तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। फिर इसके अलावा कोका कोला, पेप्सी, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से पथरी बनती है। तो ये वो मोटी मोटी चीज़ें हैं। सब्ज़ी के अंदर टमाटर, गाजर, पालक, इन चीज़ों से आदमी परहेज़ करे। मूंगफली, ये वो मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने बताई जो हमारी कॉमन यानी आम इस्तेमाल में आती हैं, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको पथरी है। जिनको पथरी नहीं है वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ये अब मैं एक और टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। आपको मेरे ख्याल से तजवीज़ की तरफ से कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे माशरे में इसको कम अहमियत दी जाती है। कुछ ये शर्म की वजह से भी कम अहमियत दी जाती है, कुछ हया होती है लोगों के अंदर, वो इस चीज़ को बयान करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसकी वजूहात से ख़ानदान के अंदर मुश्किलात पैदा होती हैं, आपस में नाचाकी पैदा हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, और उसकी वजह हमें पता लगती भी है तो बहुत बाद में पता लगती है। तो अगर किसी इंसान में, मर्द के अंदर ये है कि उसको यानी इस चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं है कि वो अपनी बीवी के पास जाए, तो उसको ज़रूर इसके बारे में तहकीकात करानी चाहिए कि ये क्यों नहीं है। वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब आदमी भूखा होता है तो खाना खाता है, जब उसको प्यास लगती है तो वो पानी पीता है। तो अगर आपकी शादी हुई है और आपको बीवी के पास जाने की ख्वाहिश नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कि कोई चीज़ सही नहीं है और उसकी तहकीक हो और उसका इलाज हो। मतलब ये तो नहीं है कि उसको आप इस तरह छोड़ दें। और इसको तो बाकायदा हमारे दीन ने इसकी यानी हमें बताई है, तालीम दी है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा यानी शर्म से काम लें। कुछ रुक गई स्लाइड आपकी। दूसरा, एक तो ये कि ख्वाहिश नहीं होती, दूसरा उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती, इतना अच्छा तनाव पैदा नहीं होता। ये पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया था कि ये पहली अलामत होती है कि हमारे जिस्म के अंदर खून का दौरान जो है वो कम होना शुरू हो गया है, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद उसका असर दिल पे पड़ता है और बाद में लोगों को हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है, उनको यानी चलने फिरने में मुश्किल पेश आनी शुरू हो जाती है। तो ये समझ लें कि एक अर्ली साइन है। अगर किसी को मर्दाना कमज़ोरी शुरू हो गई है तो उसको वो चेक करे और उसको जाके बाकायदा टेस्ट कराए कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। इनफर्टिलिटी, बच्चों का ना होना, ये एक और मर्ज़ है। स्टिल इसका भी यानी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उससे पता लग जाता है कि क्या करना चाहिए, उसके बाद इसका इलाज क्या होगा। ये जो इन सब चीज़ों के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, गोलियों की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में मौजूद हैं। और इसके अलावा किसी को अगर बहुत ज़्यादा शदीद यानी मुश्किल है तो उसके अंदर यानी हम जो प्रोसेसेस हैं वो डाल देते हैं। तो ये बहरहाल इन चीज़ों का इलाज मौजूद है, लेकिन उसके लिए शर्त ये कि आप इसको डिस्कस करें और किसी मुनासिब आदमी से उसके बारे में तहकीकात करवाएं या उसको बताएं। क्योंकि आम कॉमन सी बात है, मतलब ये मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि हम लोग सब पाकिस्तानी हैं और हम सब का माशरा एक ही है कि हमें जब कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उन लोगों से बात करते हैं जो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और उनकी बात को इस तरह मान लेते हैं जैसे वो कुरान और हदीस हो, और बस उसको कहते हैं कि जी फ़लाँ ने ये कह दिया था, उसके बाद तो बात ख़त्म हो गई है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी डॉक्टर से मशवरा करें। मतलब यानी हम क्यों किसी के पास ऐसे आदमी के पास जाएँ जो उसका इल्म नहीं जानता। वो कहते हैं यानी कि घोड़ा और आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये अगला जो है वो टेस्टिकुलर लम्स और पेन, जो मैंने पहले भी थोड़ा सा इसको बयान किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हर यानी जो टेस्टिकुलर ट्यूमर जो है, कैंसर जो टेस्टिस का है, वो नौजवानों के अंदर सबसे कॉमन ट्यूमर है जिसको आसानी से फील किया जा सकता है। तो आइडियली जब कोई शावर ले रहा हो मर्द, तो उसको 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में उस टेस्टिस को फील करे शावर लेते हुए,
उससे पता लग जाएगा कि अगर उसमें कोई नई स्वेलिंग आ रही है तो उसको डॉक्टर के सामने पेश करे कि भाई ये प्रॉब्लम है मुझे। उसमें भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने शर्मा शर्मी की वजह से नहीं बताया, वो कैंसर बाद में बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो फैल गया, और फैलने के बाद वो लाइलाज हो गया अनफॉर्चुनेटली। ये वो कैंसर है वाहिद जिसका 100% इलाज है। अगर इसको सही वक्त पे पकड़ लिया जाए तो आप इसका फ़ौरन इलाज कर सकते हैं। कम उम्र के अंदर टेस्टिकुलर कैंसर कॉमन है, ज़्यादा उम्र के लोगों में, अधेड़ उम्र के लोगों में लिम्फोमा कॉमन है, मतलब एक ख़ास तरह का कैंसर होता है, उसकी वजह से टेस्टिस बढ़ना शुरू हो जाता है। आप उसमें ये ना परेशान हो कि अब किसी को अगर एक चीज़ है जो 5 साल से चल रही है तो वो कैंसर नहीं होगा, वो सिर्फ पानी जमा हो गया होगा या कुछ होगी, लेकिन किसी को अगर रिसेंटली कोई फ़र्क महसूस होना शुरू हुआ है तो वो ज़रूर इसके बारे में तहकीक करवाए और उसके बारे में बात करे। ये मैंने जो स्लाइड दूसरी, ये टॉर्जन से रिलेटेड है, जो टेस्टिस घूम जाता है, जो शदीद दर्द होती है बच्चे को या बड़े को, और उसके लिए वो जाके डॉक्टर को दिखाए। अगर इसकी जो टाइम होता है वो 4 से 6 घंटे होता है, अगर इस अरसे में उसको अटेंड ना किया जाए तो टेस्टिस फिर मुस्तकिल ख़त्म हो जाता है। और जब इसका ऑपरेशन होता है तो हम दूसरी साइड के टेस्टिस को भी फ़िक्स कर देते हैं, क्योंकि एक साइड के टेस्टिस को फ़िक्स करना जो है वो काफ़ी नहीं है, दूसरी साइड का टेस्टिस भी बाद में बढ़ खा जाता है, खा सकता है, ये नेचुरल हिस्ट्री है इसकी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब ऐसा खुदा खासा किसी के साथ हो तो ज़रूर डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें कि दूसरी साइड का टेस्टिस भी फ़िक्स होना चाहिए। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ये ख़वातीन के अंदर काफ़ी कॉमन है, और इसमें 2 तरह के इनकॉन्टिनेंस होते हैं। एक तो ये होता है कि खांसने और छींकने से पेशाब निकल जाता है, एक जो होता है कि उनको जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ता है, अगर वो ना जाए तो उनका पेशाब निकलना शुरू हो जाता है। 2 अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं और इन दोनों का इलाज भी अलग होता है। इसके लिए तहकीक अगर की जाए, पता लगाया जाए तो फिर इसका इलाज मौजूद है और बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। सबसे अहम चीज़ इसके अंदर जो है, जो मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इन्फेक्शन जो है यूरिन की, उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, पेशाब में इन्फेक्शन ना हो। कभी कभी पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से सब चीज़ें हो रही होती हैं, उसको ठीक करा देखा जाए। इसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड करके देखा जाए, और तीसरी चीज़ है कि सिस्टोस्कोपी बाकायदा मायना किया जाए कि मसाने में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मसाने का मायना करना बिल्कुल हमारे लिए ऐसा ही है जैसे कार्डियोलॉजिस्ट का स्टेथोस्कोप लगा के दिल को सुनना होता है, क्योंकि हमें उससे पूरी कैफियत का अंदाज़ा होता है कि इसका पेशाब की नाली, प्रोस्टेट और मसाना कैसा है। और अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन इस मामले में थोड़ी सी शर्म करती हैं, जो कि नेचुरल है, उसमें हम उनको ब्लेम नहीं करते, लेकिन हम उनको इनक्रेज भी करते हैं कि जब ऐसी कोई सूरत हाल हो तो हम कोशिश करते हैं कि नर्स के साथ करें। सब कुछ नर्स ही तैयार करती है, सिर्फ हम दूरबीन से मायना करते हैं आखिर में जाके, तो उसमें मतलब उसके एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, और इसका इलाज मौजूद है हर किस्म की इनकॉन्टिनेंस का जितने। और इसमें जो एक और अहम चीज़ है वो वज़न का कम करना। ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा होती है, अगर वो इसको कंट्रोल करें, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये मैंने आखिरी स्लाइड में लिखा है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, वेट रिडक्शन, इंजेक्शन और सर्जरी। आखिर में बस ये मेरा आपसे सब गुजारिशात थी, और ये मैंने आखिर में एक स्लाइड रखी है जो बिल्कुल यानी बर वक्त है आजकल के हालात के हिसाब से। जो हम शुक्रगुजार होते हैं तो वो लोग होते हैं जो है हमेशा खुश रहते हैं। फिर जज़ाकल्लाह खैर।